माँ, आज मुझे भी खाना बनाना सिखाओ। मुझे भी खाना बनाना सीखना है। मेरी बेटी भी खाना बनाना सीखना चाहती है तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। पूजा के बोलने पर शांति पूजा को खाना बनाना सिखाना शुरू करती है और सबसे पहले अपनी बेटी को आटा लगाना सिखाती है। कुछ देर में शांति पूजा के हाथों में आटा की छोटी सी लोई देती है और उसमें आलू भरना सिखाती है। माँ देखो, मैंने आलू का पराठा कितना अच्छा बनाया। कहीं से आलू नहीं निकल रहे। इस तरह जहां पूजा अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही होती है तो वहीं विनोद अपनी बेटी के लिए 3-4 नई ड्रेस लेकर आता है। ये व्हाइट कलर पूजा को बहुत पसंद है और उस पर बहुत अच्छा लगता है। ये मैं पूजा को दूंगी। क्या सोच रही है मेरी बेटी? इसमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं आई है क्या? नहीं पापा, सारी ड्रेस बहुत अच्छी हैं। निहारिका अपनी ड्रेस लेकर अलमारी में रख देती है और कुछ ही देर में पूजा के लिए ड्रेस लेकर उसके घर जाती है और पूजा को खाना बनाते देखती है। आज तू क्यों चूल्हे के पास बैठी है? आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। खाएगी मेरे हाथ के पराठे? हाँ, क्यों नहीं। पर पहले ये देख, मैं तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। कल हम इसे काजल के बर्थडे पर पहनेंगे। निहारिका पूजा को ड्रेस दिखा रही होती है कि तभी वहां आशा पूजा को ढूंढते हुए आती है और जब उसे पता चलता है कि पूजा खाना बनाना सीख रही है तो अपनी भाभी को टोंट मारती है। भाभी, आपको शर्म नहीं आती 10 साल की बच्ची से खाना बनवाते हुए? दीदी, मैंने अपनी बेटी से खाना नहीं बनवाया। वो खुद खाना बनाना सीखना चाहती थी और ये तो अच्छी बात है कि मेरी बेटी खाना बनाना सीखना चाहती है। इसकी बेटी पढ़ने में अच्छी है और इतनी कम उम्र में खाना बनाना सीख रही है, इसीलिए इसमें घमंड आ गया है। अच्छी बात है। चलो निहारिका, रात बहुत हो रही है। आशा मुंह बनाकर निहारिका को घर लेकर जाती है और उसे सुनाना शुरू कर देती है। कुछ सीख ले पूजा से, तेरी ही उम्र की है, हर साल क्लास में फर्स्ट आती है और अब खाना बनाना भी सीख रही है। तेरा मन नहीं करता उसकी तरह कुछ सीखने का? तो मैं क्या करूँ माँ? मुझे नहीं सीखना खाना बनाना। मुझे बोरिंग लगता है ये खाना बनाना। नाराज निहारिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगले दिन पूजा और निहारिका नई ड्रेस पहनकर अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती हैं। तुम दोनों की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है निहारिका। तुम तो अमीर हो इसलिए ऐसी ड्रेस पहन सकती हो, पर पूजा भी ऐसी ड्रेस पहन सकती ही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था। पूजा मेरी दोस्त और बहन दोनों हैं, तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो अच्छी ड्रेस नहीं पहन सकती? दोस्तों से तारीफ सुनकर दोनों ही दोस्त काफी खुश होती हैं। देखते ही देखते दोनों बच्चे 15 साल के हो जाते हैं और अब पूजा सिलाई सीखना शुरू कर देती है और सबसे पहले निहारिका के लिए फ्रॉक बनाती है और उसे देने उसके घर जाती है। बुआ, निहारिका कमरे में है ना? हाँ, कमरे में ही है। अब जल्दी से पूजा निहारिका के कमरे में जाती है। आशा को पूजा पर शक होता है और वो भी उसके पीछे जाती है, जहां वो देखती है कि पूजा निहारिका को अपने हाथ की बनाई हुई ड्रेस दे रही है। मैंने सिलाई करनी सीख ली है और देख, सबसे पहले मैंने तेरे लिए ये सूट बनाया है। ये सूट तो बहुत अच्छा है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। पूजा ड्रेस देकर चली जाती है और पूजा के जाते ही आशा उस सूट को हाथ में लेकर निहारिका को सुनाने लगती है। देख ले, 15 साल की उम्र में उसने सिलाई करनी भी सीख ली। अब तो उसे देखकर कुछ करना सीख ले। माँ, तुम हर वक्त मेरी तुलना उसके साथ क्यों करती हो? अगर उसे कुछ करना पसंद है तो वो उसकी पसंद है। आप मुझे फोर्स मत किया करो ना। मुझे खाना बनाना सीखना नहीं है और ना ही दर्जी वाला काम सीखना है। मैं जैसी हूँ उसी में खुश हूँ। इस तरह अब निहारिका पूजा से चिढ़ने लगती है और ऐसे ही एक दिन। पूजा मेरी बेटी, तुम तो बहुत अच्छी दर्जी बन गई। अब तो कमा कमा कर माँ को दोगी। सही है भाभी, अभी से ही बेटी की कमाई खाओगी। मुझे अपनी बेटी के पैसों से कोई लालच नहीं। उसके अंदर कला थी इसलिए उसने सिलाई सीख ली। कल को कभी उस पर मुसीबत आई तो वो अपना पेट तो पाल सकेगी। मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ताकि मेरी बेटी को नीचा दिखा सको। पर याद रखना भाभी, तुम हमारी बराबरी तो इस जन्म में नहीं कर पाओगी। शांति की बेटी को आगे बढ़ता देख आशा को काफी गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा निहारिका पर निकालती है। समय गुजरता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और शांति पूजा के लिए रिश्ता देखती है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो तुम्हें पसंद तो है ना? पापा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं शादी करूंगी। हमारी बेटी कितनी समझदार है। मैं अभी आपकी बहन का मुंह मीठा करवा कर आती हूँ। जहां शांति और उसका पूरा परिवार अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता देखता है तो वहीं निहारिका अमित की मुलाकात अपने घर वालों से करवाती है।
नमस्ते आंटी जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने घर में बात कर ली है, कुछ ही दिनों में मैं अपने पेरेंट्स से आपको मिलवा दूंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमें भी तुम पसंद हो और मुझे अपनी बेटी पर गर्व है जो उसने तुम जैसे लड़के को चुना। विनोद को निहारिका की पसंद से कोई दिक्कत नहीं होती, तो वहीं कुछ ही देर में शांति आशा का मुंह मीठा करवाने आती है। दीदी मुंह मीठा करो, मेरी बेटी का रिश्ता लग गया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी का भी रिश्ता लग गया है, इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आशा की बातें सुनकर शांति खुश होकर अपने घर जाती है, पर आशा निहारिका को सुनाना शुरू कर देती है। ये देख, तेरी मामी मिठाई देकर गई हैं। एक वो पूजा है जो अपने माँ बाप के पसंद के लड़के से शादी कर रही, और एक तुझे देखो। माँ तुम ना हर वक्त मेरा कंपैरिजन पूजा से मत किया करो। मैं पूजा जैसी नहीं हूँ, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसी से शादी करूंगी। गलती करी मैंने उस पूजा से दोस्ती करके, उसकी वजह से आज मुझे आपकी इतनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। पर अच्छी बात है, शादी करके मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, कम से कम वहाँ तो मुझे इस पूजा की वजह से ताने सुनने को नहीं मिलेगा। निहारिका घर से बाहर चल जाती है। समय गुजरता है और अब अपनी सिलाई वाले पैसे जोड़कर पूजा अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है और वहां से अपनी शादी के लिए खुद कुछ सस्ते कपड़े खरीदती है। तो वहीं शोरूम में आशा भी अपने पति और बेटी के साथ उसकी शादी का लहंगा देख रहे होते हैं। कितनी खुश है शांति पूजा जैसी बेटी पाकर, जो शादी में भी अपने माँ बाप का खर्चा बचाने में लगी, और एक मेरी नालायक बेटी देखो सोच रही है शादी पर ही जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा दूं। अरे भाग्यवान पूजा को क्या देख रही हो, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए सस्ते कपड़े ले रही है। तुम इधर देखो, हमारी बेटी के लिए शादी का लहंगा अच्छा लग रहा है ना? ये वैसे भी पिंक कलर तो मेरी बेटी का फेवरेट है। पापा माँ को रहने दो, माँ को हमेशा वही चीज पसंद आएगी जो मुझे नहीं पसंद, और शादी मेरी है तो मेरी ही पसंद का होना चाहिए सब कुछ। निहारिका अपने माता पिता के साथ अपनी शादी की अच्छे से तैयारी करती है, तो वहीं पूजा अपने घर में बैठकर खुद अपनी शादी के कपड़े बनाती है और अपनी शादी में खाने की तैयारी भी खुद करती है। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त देख रही है उसकी शादी का लहंगा उसने खुद बनाया है। अगर तूने सिलाई सीखी होती तो हमें इतना महंगा लहंगा नहीं लेना पड़ता। मायके में तो हमारा पैसा दबा कर खर्च करवाया है, पर ससुराल में ऐसा मत करना, वरना तूने अपनी मर्जी से शादी करी है, कल को कुछ हुआ तो हम तेरा साथ नहीं देने वाले। माँ विदाई के वक्त भी तुम मेरा कंपैरिजन पूजा से कर रही हो, कैसी माँ हो तुम? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर निहारिका को अब अपनी दोस्त से नफरत होने लगती है। कुछ देर में दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल जाती हैं और अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ पहली रसोई में पूजा दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, नान, छोले, फ्राइड राइस जैसे काफी सारे पकवान बनाती, तो वहीं निहारिका अपने ससुराल में सबके लिए मैगी और पास्ता बनाती है। बहू भला अपनी पहली रसोई में मैगी पास्ता कौन बनाता है? माँ क्या फर्क पड़ता है, पहली रसोई में मैगी खाओ या छप्पन भोग। निहारिका को खाना बनाना नहीं आता और उसने अपनी पहली रसोई में इतना कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू तो अपनी बीवी का साइड ऐसे ले रहा है जैसे मैं तेरी बीवी को डांट रही हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुमने जो बनाया है वो अच्छा है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। माँ भाभी ने तो वो सारे खाने के आइटम बनाए हैं जो हम भैया से जिद करके बाहर से मंगवा कर खाते थे। भाभी को तो सब कुछ बनाना आता है, चाहे वो दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, चाप, बोले फ्राइड राइस, पुलाव, पूरी या तंदूरी रोटी ही क्यों हो। मुझे नहीं पता था मुझ गरीब को सर्वगुण संपन्न बहू मिलेगी। अब तो मैं ऑफिस में टिफिन खोलूंगा तो लगता है तो पूरे ऑफिस में मेरे ही खाने की खुशबू होगी। इस तरह दोनों ही बहू की पहली रसोई काफी अच्छी जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहां पूजा अपने पति को टिफिन में राजमा चावल, पूरी, हलवा, अच्छा खाना बनाकर देती, तो वहीं निहारिका कभी टिफिन में सैंडविच तो कभी मैगी पैक करती, और कई बार तो ऐसा होता कि वो अपने पति को लंच ही नहीं देती है। अमित, मैं रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी पर मुझसे बन ही नहीं रहा, और अंदर बहुत गर्मी है, इसलिए आज भी तुम बाहर से ही ऑर्डर करके खा लेना। पर बहू हफ्ते में 3 दिन से 4 दिन अमित बाहर का खाना खाता है। कोई बात नहीं माँ, अगर आज निहारिका लंच नहीं बना पाई तो वैसे भी मैं बाहर का नहीं खाता। मेरा दोस्त है ना सूरज, उसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसी का खाना खा लेता हूँ। मुस्कुराते अमित ऑफिस जाता है, जहां आज भी सूरज खाने में कढ़ी चावल, सलाद और रायता लेकर आया होता है। अरे वही मानना पड़ेगा, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन मैं अपनी बीवी को तेरे घर पर लेकर आऊंगा और भाभी से बोलूंगा निहारिका को खाना बनाना सिखा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं।
पूजा के हाथों का खाना खाकर अमित पूजा की काफी तारीफ करता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इन 1 साल में पहली बार सुमित्रा अमित की दोस्त की बीवी से मिलवाने के लिए निहारिका को शोभा के घर ले जाती है। शोभा बहन, कहाँ है तुम्हारी बहू? देखो, मैं अपनी बहू को लेकर आई हूँ ताकि पूजा बहू इसका नाप लेकर इसके लिए अच्छे से ड्रेस बना सके। बस माँ जी, आपने नाम लिया और मैं आ गई। अरे निहारिका, तू? आंटी, निहारिका आपकी बहू है, यानी कि मेरे पति और निहारिका के पति हमारी तरह दोस्त है। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरा इससे पीछा छूट जाएगा, पर ये तो मेरे पति के दोस्त की बीवी निकली और इसका पति हमारी ही कंपनी में काम भी करता है। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों भी दोस्त निकले। अब तो सुमित्रा बहन, ना तुम्हें पैसे देने की जरूरत है और ना ही नाप। सुमित्रा कपड़े देकर घर आ जाती है और घर आकर पूजा की काफी तारीफ करने लगती है। तुम दोनों बचपन से एक साथ रही हो, बचपन की साथी हो, फिर भी देखो, वो खाने से लेकर सिलाई तक जानती है और एक तुम हो जो कुछ नहीं आता। इस पूजा की वजह से मायके में भी माँ मुझे हर वक्त सुनाती थी और यहाँ ससुराल में भी मेरी सास ने उसकी नाम की माला जपनी शुरू कर दी। निहारिका अपनी सास की बातें सुनकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और वहीं जब भी मौका मिलता सुमित्रा कपड़े लेकर पूजा के पास सिलवाने जाती। अब ससुराल में पूजा न सिर्फ अपने और अपने ससुराल वालों के कपड़े सिलती बल्कि आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलती है। समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त प्रेग्नेंट होती हैं। बहू, अब तुझे सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तू प्रेग्नेंट है, ऐसे में तुझे अपना और होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है। शीतल, तुम ही समझाओ ना माँ जी को, मुझे खाना बनाना और सिलाई करना कितना पसंद है और सिलाई करके जो मैं पैसे कमाती हूँ उससे मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। माँ, रहने दो, भाभी का जो दिल करता है करने दो, वरना पूरे दिन भाभी बोर हो जाएंगी और भाभी का ख्याल रखने के लिए हम है ना, कुछ नहीं होगा उन्हें। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू, जल्दी से इस घर में छोटा सा मेहमान आएगा। पूजा और निहारिका के गर्भवती होने से दोनों ही परिवार के घरों में खुशियां आ जाती हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द दोनों ही दोस्त का 8वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन शोभा सुमित्रा को कपड़ा देने आती है और दोनों साथ बैठकर बातें करती हैं। हम दोनों के बेटे दोस्त हैं और हम दोनों की बहू गर्भवती है, क्यों ना हम अपनी बहू का बेबी शावर एक साथ रखें। माँ जी, हम में और पूजा में ना बहुत फर्क है, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, हम मोहल्ले में एक दिन एक साथ एक जगह बेबी शावर कर लेंगे, पर मैं उसके साथ नहीं बैठने वाली। सुमित्रा, अगर तेरी बहू मेरी बहू के साथ बैठकर बेबी शावर नहीं करना चाहती तो फिर रहने देते, हम अपनी बहू का बेबी शावर एक दिन एक जगह कर लेंगे, पर अलग अलग। निहारिका की बात सुनकर शोभा थोड़ी उदास हो जाती है और घर जाकर सारी बात अपने बेटे को बताती है, जिसके बाद सूरज अमित से कुछ पैसे की मदद मांगता है। भाई, आज से पहले तुझसे कभी उधार नहीं मांगा, पर तू तो जानता है हम दोनों की बीवी गर्भवती है और हमारी माँ ने डिसाइड किया है कि वो दोनों बहू का बेबी शावर एक साथ करना चाहती हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं तुझे पैसे जरूर दूंगा। अमित घर जाता है और सारी बात निहारिका को बताता है। साथ में वो चेक बुक निकालता है। ये देख निहारिका अमित के हाथों से चेक बुक छीन लेती है और उससे कहती, दोस्ती बराबर वालों से होती है। उस गरीब से जाकर कह दो कि काम सही नहीं चल रहा, महीने लगने पर सीधा सैलरी ही मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है उन गरीबों की मदद करने की। तुम नहीं जानते, बचपन से आज तक उसकी बीवी की वजह से मुझे ताने ही सुनने को मिले हैं। निहारिका, वो मेरा दोस्त है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुमने उसकी मदद करी तो मुझे और अपने होने वाले बच्चे को भूल जाना। अमित निहारिका के आगे मजबूर हो जाता है और सूरज को पैसे देने से मना कर देता है और उदास सूरज घर आता है। अपने पति की उदासी देख पूजा अपने परिवार से कहती है, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि बेबी शावर नहीं करते, और अगर रखा भी है तो जरूरी है क्या कि हम ज्यादा पैसे खर्च करें? मुझे खाना बनाना आता ही है, सिलाई आती ही है, मैं अपने बेबी शावर के लिए अपनी ड्रेस खुद बनाने वाली हूँ, मुझे वैसे भी बाहर के कपड़े पसंद नहीं। पूजा, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना? ये आपसे किसने कहा? मुझे सच में बाहर के कपड़े नहीं पसंद, मुझे अपने हाथ के सिले कपड़े पसंद है, इसलिए सबके लिए और बेबी शावर के कपड़े मैं खुद बनाऊंगी। और खाने में भी हम पूरी सब्जी, चावल, रायता और मीठे में गुलाब जामुन रखेंगे और ये सब भी मैं खुद बनाऊंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो वहीं निहारिका अमित से क्रेडिट कार्ड लेकर बड़ी बड़ी दुकान और शोरूम में जाती है, जहां अपने बेबी शावर के लिए निहारिका काफी सारे कपड़े देखती है और 1 पीस पसंद करती है। बाहू, तू अपने बेबी शावर में ऐसे 1 पीस ड्रेस पहनेगी, इसमें बाजू भी नहीं और तेरे पैर भी दिखेंगे, घर आए मेहमान क्या सोचेंगे? ये मेरा बेबी शावर है, मुझे घर आए लोगों की परवाह नहीं।
निहारिका अपने बेबी शावर के लिए वन पीस और हील्स लेती है और घर के बाहर हलवाई वाले को बिठाकर 56 भोग बनवाती है। तो वहीं पूजा अपने बेबी शावर के लिए खुद एक प्यारा सा गाउन बनाती है। यहाँ तक कि वो अपनी नंद के लिए भी खुद सूट तैयार करती है और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी कुछ छोटे छोटे कपड़े बनाती है। और बेबी शावर वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी सास और नंद के साथ खाना बनाती है। भाभी आज आपने बहुत काम किया, आप थक गई होंगी, अब आप आराम कर लीजिए। आपका आज 9वां महीना भी लग चुका है। कुछ देर में मेहमान आने लगेंगे, आराम का समय नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर पूजा अपना खुद का बनाया हुआ गाउन पहनकर बाहर आती है और झूले पर बैठ जाती है। तो वहीं सामने एक और झूला लगा होता है जिस पर वन पीस हाई हील पहनकर निहारिका आकर बैठती है। कुछ ही देर में दोनों ही बहू का बेबी शावर शुरू हो जाता है। अब घर आए मेहमान एक एक करके दोनों बहू की गोद में शगुन का सामान रखते हैं और कुछ औरतें निहारिका और पूजा की ड्रेस देखकर बातें करती हैं। शोभा की बहू को देखो, इस हालत में भी उसने अपने लिए कितना अच्छा गाउन बनाया। और एक सुमित्रा की बहू को देखो, भला अपने बेबी शावर में वन पीस कौन पहनता है? इतनी बड़ी टांगे दिख रही हैं, ये तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब आप मेहमानों को बोलिए इस झूले पर ही शगुन का सामान रख दें। मैं तो चली अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक करने। अरे बहन, इसमें कितना तीखा खाना रखवाया है। अगर ये इस हालत में इतना तीखा खाना खाएगी तो इसके लिए हानिकारक हो सकता है। अरे बहन, हम क्या ही बोल सकते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें। इससे तो पूजा बहू से कुछ सीखना चाहिए। उसने अपने बेबी शावर पर खुद ड्रेस बनाई, देखो उसकी ड्रेस कितनी अच्छी। और बेचारी ने सुबह जल्दी उठकर खाने की अरेंजमेंट भी खुद करी है। और इस अमीरजादी के खाने से तो अच्छा ही खाना है उसका। वहां आए सभी मेहमान आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये सब कुछ सुमित्रा सुन लेती है। कुछ ही देर में ज्यादा काम करने की वजह से पूजा को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। सूरज उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये देख निहारिका बहुत खुश होती है और नशे में शोभा के पास जाती है। अपनी बहू से अगर इस हालत में सिलाई ना करवा कर थोड़े से पैसे खर्च कर लेती तो आज उसकी ये हालत ना होती। बहू जरा संभल कर, तुमने ज्यादा पी ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर निहारिका जैसे ही मुड़ती है उसकी सैंडल की हील टूट जाती है और वो पेट की तरफ से जमीन पर गिर जाती है। उस वक्त कुछ औरत शीतल, शोभा और सुमित्रा के अलावा कोई नहीं होता। और जब शीतल अमित को फोन करती है तो उसका फोन नहीं लगता और सूरज को फोन करती है। सूरज डॉक्टर से बात कर पूजा को छोड़कर घर आकर निहारिका को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर में दोनों बहू की डिलीवरी हो जाती है और जब निहारिका होश में आती है तो अपने परिवार के साथ पूजा और उसके परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। आपकी दोस्त और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आपको सूरज जी का धन्यवाद करना चाहिए जो अपनी बीवी को अस्पताल में अकेला छोड़कर आपको हॉस्पिटल लेकर आई। अगर आज सही समय पर सूरज आपको हॉस्पिटल न लाते तो कुछ भी हो सकता था। भाभी, आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अमित मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। सूरज की अच्छाई देख निहारिका को खुद पर गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा निहारिका को अपने बच्चे के नामकरण में बुलाने के लिए आती है, जहाँ निहारिका पूजा से कहती है, तू इतनी अच्छी क्यों है? मैंने तुझसे दोस्ती तोड़ दी, अपने पति को जानबूझकर सूरज को पैसे नहीं देने दिया ताकि तेरा बेबी शावर खराब हो जाए, और फिर भी तू अपने बच्चों के नामकरण में मुझे बुलाने आई है। तू सच में हर चीज में मुझसे अच्छी है, इसलिए अब मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या तू दोस्त होने के नाते मुझे एक अच्छी माँ बनने में मेरी मदद कर सकती है? मुझे सच में तुझसे अच्छी माँ बनना सीखना है। तू बचपन से मेरी दोस्त है। कुछ हालातों की वजह से हम दूर हो गए थे, पर देख हमारे बच्चों ने हमें फिर मिलवा दिया और तू मुझसे भी अच्छी माँ बनेगी, देखना। इस तरह एक बार फिर दोनों दोस्त में दोस्ती हो जाती है।